इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास कार्यों की चर्चा है। संक्षेप में ही चर्चा है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने पिछले 11 वर्षों में इतने सारे कार्य किए हैं कि मोटे मोटे अनेक ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। इसलिए संक्षेप में भी जो चर्चा किया गया है बड़ा ही शानदार है। और हमारा ये कहना है कि ये जो धन्यवाद का प्रस्ताव मास्टर साहब ने पेश किया है वह इस सदन से सर्वसम्मति से पारित करने के योग्य है। मैं इसके समर्थन में खड़ा हूँ। महोदय, हमारा सीना उस समय और चौड़ा हो जाता है, और चौड़ा हो गया जब मैं राष्ट्रपति जी का भाषण सुन रहा था और जब उन्होंने कहा इन्वर्टेड कोमा में 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। यह जो एक सेंटेंस है महोदय, ये पूरा भारत का जो उभरती हुई तस्वीर है और जो 2047 तक तस्वीर होगी उसका इस एक सेंटेंस में माननीय राष्ट्रपति जी ने वर्णित किया है। हमारी सरकार सचमुच ही इतनी उपलब्धियां हैं, इतनी शानदार हैं, इतनी बेमिसाल हैं कि चाहे मामला आंतरिक हो चाहे बाह्य, चाहे मामला सामरिक हो या आर्थिक, मोदी सरकार ने चौके और छक्के मारने का काम किया है। आतंकवाद पर नकेल कसा जा चुका है। माओवादियों का पशुपति से तिरुपति तक का रेड कॉरिडोर का सपना चूर चूर कर दिया गया है। उग्रवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की सवारी पर सवार करता भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज बन चुका है और बनता जा रहा है। भारत दुनिया की चौथी आर्थिक बड़ी शक्ति बन चुका है, जिसका परिणाम है कि गांव खुशहाल हैं, शहरों में चैन का वातावरण है। पर अफसोस कि हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं को इसका कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। अभी नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, कह रहे थे कि अच्छे दिन कहीं दिखाई नहीं पड़ते। उनको कैसे दिखाई पड़ेगा? उनको देश में बन रही सड़कें नहीं दिखाई पड़ती, गांव में बन रहे गरीबों के आवास नहीं दिखाई पड़ते, बिजली की समस्या हल हो गई वो नहीं दिखाई पड़ते, हमारी सेना मजबूत हो गई, हमारी वैदेशिक नीति और हमारी आर्थिक नीतियों का दुनिया में डंका बज रहा है, यह उनको नहीं दिखाई पड़ता। तो हम कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के मित्रों और उनको साथ देने वाले राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं, शायद तुम्हारे आंख में पावर, जो आंखों का चश्मा है उसका पावर बढ़ गया है। तुम चश्मा बदलने का काम करो, तब तुमको मोदी जी की उपलब्धियां दिखाई पड़ेगी। महोदय, कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ बोलती रहती है, झूठ बोलती रहती है। कांग्रेस के झूठ से जनता उब चुकी है और ऐसे ऐसे झूठ बोलती है कि उनको न्यायालय भी दंडित करने का काम किया है। इसलिए असत्य पर असत्य बोलती जाती है, असत्य वाचन करती जाती है, और ऐसा असत्य को बिहार में थेथराई कहा जाता है। थेथराई कहा जाता है, यह थेथराई कहा जाता है। अनुभवी आदमी भी महोदय शब्दों का इस्तेमाल करें। ये कहते हैं कि मनरेगा के नाम पर इनका आरोप है, जो जी राम जी कानून आया है इसके बारे में कहते हैं कि मजदूरों से काम छीना जा रहा है। ये झूठ की खेती कर रहे हैं। इसमें काम मजदूरों का बढ़ाया गया 100, हाँ, असत्य की खेती कर रहे हैं। ये पहले जहां 100 डेज काम का गारंटी था, वहीं अब 125 दिन काम की गारंटी हो गई। और अभी बजट पेश हुआ, अभी बजट पर चर्चा होगी। आप सदन जानता है फिर भी कि अभी जो जी राम जी कानून है
और जो स्कीम है उसके तहत 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। और हमारी सरकार जो पहले से चल रहा मनरेगा था, इसके लिए भी 30,000 करोड़ रुपए का उसने प्रावधान किया गया। महोदय, इनके इस झूठ का कि जी राम जी विधेयक मजदूरों का हक छीन रहा है, वही हश्र होने वाला है जिस तरह से इनका एसआईआर का नारा का हश्र हुआ। बिहार में एसआईआर का पूरा शोर मचाया गया, आज बंगाल में मचाया जा रहा है। बिहार में तो पदयात्रा तक की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और जनता ने क्या किया? जहां उनके पिछले चुनाव में 19 विधायक थे, उनको सिमटा दिया 6 विधायक मात्र में। तो उनका यही हश्र, ये जो जी राम जी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसका भी यही होने वाला है। कांग्रेस ने संविधान खतरे में है का नारा दिया। आप याद होगा, चुनाव के पहले, काफी लोकसभा चुनाव के पहले नारा दिया गया कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। और जनता ने क्या किया? मोदी जी को तीसरी बार सत्ता में बिठाने का काम किया। ये इनके झूठ का यही देखते परिणाम होता है। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में वोट चोरी हुई, और सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप निराधार है। कांग्रेस ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी आरोप निराधार है। और कांग्रेस पार्टी के नेता को सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। राफेल के सौदे में आरोप लगाने के मामले में कांग्रेस के नेता को माफी मांगनी पड़ी। कांग्रेस ने नोटबंदी के सिलसिले में आरोप लगाया कि इसमें गड़बड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। कांग्रेस के नेता द्वारा कहा गया कि चीन द्वारा भारत का 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कोई प्रमाण नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जो जी राम जी के खिलाफ जो इनका अभियान चल रहा है, उसका भी हश्र इसी तरह का होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आरोप लगाया है और लगाते रहते हैं आरएसएस पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो 100 वर्षों से इस देश की और हिंदू समाज की और पूरे भारतीय समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहा है। कहता है उस पर आरोप कि इन्होंने गांधी की हत्या में इनका हाथ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी इनकी मजम्मत की और कांग्रेस के नेता को इसके लिए भी इनको माफी मांगनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी के नेता वीर सावरकर पर आरोप लगाते हैं कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी लताड़ लगाई और इसके लिए भी कांग्रेसी नेता को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। और सबसे ज्यादा हद तो तब हो गया महोदय, 2 मिनट महोदय, 2 मिनट, मैं बहुत दिन इंतजार करते करते आज मौका मिला है। महोदय, हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के नेता ने कहा कि सारे चोर मोदी ही क्यों। जब कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि सारे चोर मोदी ही क्यों, इस पर इसके नेता को सजा हो गई। इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा गंदा वक्तव्य के लिए इनको सजा का भी इनको हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको वो रोक लगा रखा है। ये सजायाफ्ता नेता है। नेशनल हेराल्ड केस में ये चार्जशीटेड हैं। स्पष्ट है महोदय कि कांग्रेस और खास करके इससे नेता लगातार निरर्थक, तथ्यहीन और वक्तव्य देते रहते हैं। जनता इन्हें अच्छी तरह पहचान गई है और इसलिए वह इन्हें लगातार हार के रूप में दंडित कर रही है। वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी ऐसा ही होने वाला है और वहां भी होने वाला है। वहां भी तृणमूल को देख करके मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने आदेश हो गया है बैठने का, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मास्टर सदानंद जी ने
जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और सदन से अपील करता हूं कि इसे पारित करने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Further discussion on this motion will continue tomorrow. We will now take up special mentions. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. अपना विचार प्रारंभ करता हूं। जो मैंने बचपन में आकाशवाणी लखनऊ में एक मुस्लिम कवि संभवतः उनका नाम वाहिद अली वाहिद था, उनसे सुना था कि वाणी सत्यम काया शिवम रूप सुंदरम है तेरा, आदर्शों की स्वर्ग है तू, जय हे देवी भारत माता। अब आज के इस विषय पे आते हैं। उस हाउस में भी बहुत सारा इस विषय के ऊपर चर्चा हुई, यहां भी चर्चा होगी, परंतु जब हम चुनाव सुधारों की बात करेंगे तो मुझे लगता है इसे 4 स्तर में डिवाइड करना चाहिए। पहला, लोकतंत्र और इसका आधार, दूसरा चुनावी प्रक्रिया, और तीसरा कि इस चुनावी प्रक्रिया में होने वाले सुधार, और उसके बाद विपक्ष की आपत्ति और उन पे होने वाली तकरार। और इसके साथ मैं कुछ सुझाव देने का भी प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी ये मानते हैं कि भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मगर एक फैक्ट है जो शायद बहुत से लोगों को ध्यान नहीं रहता होगा। अगर आप पूरी दुनिया का नक्शा देखें तो ईस्टर्न यूरोप से लेके आप जापान तक चले जाइए तो केवल 3 ही डेमोक्रेसी हैं, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ऑस्ट्रेलिया इज प्रैक्टिकली एन एक्सटेंशन ऑफ यूरोप। तो इस पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि एकमेव एब्सोल्यूट वाइब्रेंट एंड कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी है तो वो सिर्फ भारत है। और सिर्फ इतना ही नहीं है सभापति महोदय, आज दुनिया में लोकतंत्र के अंदर सिर्फ 34% जनसंख्या है, जिसमें 17% हम हैं। अर्थात अगर दुनिया में लोकतंत्र है तो उसका सबसे बड़ा स्तंभ आज आधुनिक युग में भी भारत ही है। और इसका आधार कई बार हमारे गुलामी की मानसिकता के प्रभाव से हर चीज का आधार विदेश में ढूंढने का प्रयास करते हैं, और मैं बताना चाहता हूं उसका सबसे बड़ा आधार भारत की धर्म और संस्कृति है। इसके लिए मैं कोट करना चाहता हूं फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट, जिसको ये लोग बहुत महत्व देते हैं। फ्रीडम हाउस ने अपनी एक रिपोर्ट जो 1999-2000 में उसने लिखी, जिसमें फ्रीडम हाउस रिपोर्ट अबाउट द एनुअल सर्वे ऑफ द पॉलिटिकल राइट एंड सिविल लिबर्टीज 1999-2000 ऑन पेज नंबर 10 and 11, वो क्या लिखता, मैं कोट कर रहा हूं, 13 of the 63 countries with the poorest record in terms of political right and civil liberties are predominantly Christians. There is a strong correlation, सर इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, there is a strong correlation between the electoral democracy and Hinduism, and significant number of free and countries which belong to the Buddhist community. और आगे वो लिखता है सर, the Islamic world remains the most resistant to the spirit of democracy and civil rights. अर्थात आज भी दुनिया ये मानती है कि सबसे ज्यादा अगर है तो लोकतंत्र का आधार भारत में है, और इसके लिए कोई बाहर से विदेश से देखने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर को मैं कोट करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, और कौन सी किताब जिसको ये लोग बहुत ध्यान देते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पेज नंबर 234 पे उन्होंने कहा, आई एम टोल्ड दैट सच रिलीजियस प्रिंसिपल्स एज विल बी इन द कमेंसमेंट्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. It may not be necessary for you to look for foreign sources, and that you can draw such principles from Upanishads. सर ये ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए पश्चिम में देखने की आवश्यकता नहीं है, वो उपनिषदों में दिखाई पड़ेगा। मगर क्या बताएं सभापति महोदय, आज भी हमारे कुछ नेता जाके लंदन में खड़े होकर गुहार लगाते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी को बचाना है। तो उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, डरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। अब मैं आगे की बात कहना चाहता हूं। देखिए, चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई और इसमें बहुत सारी चीजों की उस समय समस्या रही होगी। मैंने